आज हम भारत के कानूनी सिस्टम के एक बहुत ही गहरे और जटिल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल जीवन और मृत्यु का, कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर ये कैसे तय करता है कि किसे जीने का हक है और किसे नहीं। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये सवाल अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है ना। एक तरफ वो देश है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का वादा करता है, और दूसरी तरफ वही देश किसी की जान लेने का अंतिम फैसला कैसे सुना सकता है। ये शब्द 2012 दिल्ली गैंगरेप केस में जज के हैं। इस एक फैसले ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत को कानूनी किताबों से निकालकर पूरे देश में बहस का मुद्दा बना दिया। ये सिर्फ एक कानूनी जुमला नहीं रहा, बल्कि समाज के गुस्से और न्याय की मांग का प्रतीक बन गया। तो असली मुद्दा यही है, भारत मानवाधिकारों का सम्मान भी करता है और मृत्युदंड की सजा भी देता है। इन दो बिल्कुल विपरीत चीजों के बीच जो कानूनी पुल बनाने की कोशिश की गई है, उसी का नाम है दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत। यही वो सिद्धांत है जो भारत में मौत की सजा की हर बहस के केंद्र में होता है। जब भी कैपिटल पनिशमेंट की बात होती है, ये शब्द जरूर सुनाई देता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये दुर्लभ से दुर्लभतम का नियम आया कहां से? चलिए इसकी जड़ों को खोदते हैं और देखते हैं कि कानून की भाषा में इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ अपराध कितना भयानक था इस पर निर्भर नहीं करता। अदालत को यह भी साबित करना होता है कि उम्र कैद की सजा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नाकाफी होगी। ये एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया गया है। यह सिद्धांत कोई एक दिन में नहीं बना, इसकी एक पूरी कहानी है। सफर शुरू हुआ 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं। फिर 1980 में बच्चन सिंह केस में दुर्लभ से दुर्लभतम शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया, और फिर 1983 में माची सिंह केस में इसे लागू करने के लिए कुछ साफ गाइडलाइंस भी दी गईं। लेकिन कानून बना देना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। ये सिद्धांत सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का काम है, जहां एक तरफ समाज का गुस्सा है और दूसरी तरफ एक इंसान की जिंदगी। और यही वो हिस्सा है जहां फैसला सबसे मुश्किल हो जाता है। अदालत को सिर्फ ये नहीं देखना कि अपराध क्या था, बल्कि ये भी देखना है कि अपराधी कौन है, और इसके लिए वो दो तरह की परिस्थितियों पर गौर करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे न्याय का एक तराजू हो। एक पलड़े पर रखी जाती हैं गंभीर बनाने वाली परिस्थितियां, जैसे अपराध की क्रूरता या वो कितनी प्लानिंग से किया गया, और दूसरे पलड़े पर होती हैं कम करने वाली परिस्थितियां, जैसे अपराधी की उम्र, उसका कोई पिछला रिकॉर्ड ना होना। अदालत को इन दोनों को तौलकर ही कोई फैसला लेना होता है। तो जज ये तय कैसे करते हैं? माठी सिंह केस ने इसके लिए 5 सवाल तय किए। क्या हत्या का तरीका बेहद क्रूर था? क्या मकसद बहुत ही घिनौना था? क्या ये समाज के खिलाफ एक अपराध था? क्या एक से ज्यादा हत्याएं हुईं? और क्या पीड़ित कोई बच्चा या असहाय व्यक्ति था? इन सवालों के जवाब ही सजा की दिशा तय करते हैं। अब सिद्धांत से हटकर जरा असलियत की जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे ये साफ साफ गाइडलाइंस होने के बावजूद एक जैसे दिखने वाले मामलों में बिल्कुल अलग अलग फैसले आ सकते हैं। और यहीं इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है कि अगर नियम बने हुए हैं तो फिर नतीजों का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आखिर में फैसला एक इंसान यानी जज के विवेक पर निर्भर करता है, और बस यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। ये दो केस इस पूरी पहेली को बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, दोनों ही मामले रेप और मर्डर के थे, दोनों ही भयानक। लेकिन सतीश केस में अदालत ने अपराध के अमानवीय होने पर जोर दिया और मौत की सजा सुनाई। वहीं दूसरी तरफ शिव बॉल काल केस में अदालत ने यह देखा कि अपराधी का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है और उसके सुधरने की गुंजाइश हो सकती है। नतीजा आजीवन कारावास। तो इसका सार यह है कि फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि क्या किया गया, बल्कि इस पर भी है कि किसने किया और क्या उस इंसान के सुधरने की कोई भी संभावना बची है। और यही वो वजह है जो एक जैसे अपराधों में अलग अलग फैसलों को जन्म देती है। आखिर में चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का ये कानून दुनिया के नक्शे पर कहाँ खड़ा है और इस सिद्धांत के पीछे की असली दुविधा क्या है जो आज भी अनसुलझी है। ये नंबर शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। आज दुनिया के ज्यादातर देश मौत की सजा को खत्म कर चुके हैं।
लेकिन भारत अब भी उन 73 देशों में शामिल है जिनके कानून में मृत्यु दंड का प्रावधान मौजूद है। तो ये जो दुर्लभ से दुर्लभतम का सिद्धांत है, वो असल में एक ऐसी सजा को कंट्रोल करने की कोशिश है जिसे एक बार दे दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन विडंबना देखिए, ये कोशिश भी इंसानी फैसलों पर ही टिकी है, और इंसानी फैसले कभी 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि क्या कोई भी कानूनी नियम इतना परफेक्ट बनाया जा सकता है जो जीवन और मृत्यु जैसे फैसले के लिए काफी हो?